Hello everyone, welcome to the channel NEET So today we are at the day 9 for our NEET Physics series. So myself Dr. Vineet. So we have already covered prism and lens in ray optics. मैंने बताया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मिरर में से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है. तो अगर इसको चाहो तो स्टूडेंट जो अगर रे ऑप्टिक्स में सिलेक्टिव बनाता है तो उसको थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकता है. हाँ, लेकिन तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फंडामेंटल है, जो हम रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, वो आना चाहिए. सो इसके अंदर हम दो चीज़ें करेंगे. एक तो हम मिरर के वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत कम है. और उसके बाद में विल मूव टू व्हाट वी कॉल एज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, एंड एपरेंट डेप्थ कैसे निकालनी है, ठीक है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फंडामेंटल है वो पार्ट देखेंगे. तो लेटर पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इनिशियल पार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं हम. सो सबसे पहले भी स्टार्ट विद द मिरर पार्ट, ठीक है. तो मिरर के अंदर ध्यान दो जरा. सो मिरर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस. तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. कुछ चीज़ें जो हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो प्लेन मिरर जब इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है तो दैट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, देन देयर इज नॉर्मल टू द सरफेस. ये वो हमने लाइन ड्रॉ की जो सरफेस के 90 डिग्री पे है. सरफेस के किस पे है? 90 डिग्री पे. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड देयर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, दे ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. ये सेम प्लेन में लाई करेंगे. दे विल लाई इन द सेम प्लेन. पहला लॉ तो ये, ठीक है. तो दे विल ऑल लाई, थ्री रेज विल लाई इन द सेम प्लेन. और अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, तो ये सेकंड लॉ ये बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब ध्यान दो, कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक बार पूछा हुआ है, रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर, कि अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट कर दें तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर, दैट इज़ टू बी सीन. सो पहला कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं जिसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मिरर के अंदर, ठीक है. सो दैट इज कि अगर हमारे पास मिरर है, सोचो ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है इसकी रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर. अब हमने क्या किया, मिरर को लेट अस से हमने रोटेट कर दिया विद एंगल थीटा. तो हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करें तो मिरर को रेड कलर से शो करता हूँ, सोचो ऐसे. तो हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. तो देखो हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया यहाँ पर, एंड दिस थीटा एंगल रोटेशन इज लेट अस से क्लॉकवाइज है ये, ठीक है ना, क्योंकि इधर को रोटेट किया हमने, जैसे क्लॉक मूव करती है वैसे. अब अगर ऐसा होगा, हमने थीटा मूव कर दिया है ऊपर की तरफ, इंसिडेंट रे यही है, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी थीटा आगे चली जाएगी. तो तुम समझ रहे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज 90 डिग्री टू दी सरफेस. तो नॉर्मल भी साथ में रोटेट कर जाएगी, क्योंकि नॉर्मल शुड बी 90 डिग्री टू दी सरफेस. तो दिस विल बी द न्यू नॉर्मल.
दिस विल बी दी न्यू नॉर्मल, ये नई नॉर्मल आ जाएगी इसमें। क्लियर? तो बट अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा? थीटा। अब जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल विल बिकम आई प्लस थीटा। इंसिडेंट एंगल क्या बन जाएगा? आई प्लस थीटा। क्यों? जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो वो ये एंगल है। तो दिस इज द न्यू इंसिडेंट एंगल नाउ। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट एंगल ये है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इतना होना चाहिए। नाउ जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कहीं ऐसे जाएगी, ध्यान दो। और ये एंगल भी कितना होगा? आर विल बी इक्वल टू आई डैश, दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो एक आई प्लस ये आई प्लस थीटा और एक ये आई प्लस थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? आई प्लस टू थीटा, 2i प्लस 2 थीटा। पहले ही एंगल कितना था? 2i। पहले ही एंगल कितना था? 2i। मतलब अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रहने दें, ठीक है, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, एंड हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट गेट्स रोटेटेड बाय 2 थीटा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर तुमने इंसिडेंट रे को फिक्स करके और क्या मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। तो कितने एंगल से रोटेट हो जाती है? 2 थीटा से। एंड सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम का मतलब है कि अगर तुमने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम। ध्यान दो, हम दोबारा इसको एक बार देखते हैं इस पार्ट को, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए। वैसे अब बस अगर इतनी बात तुम्हें याद है, दिस विल सर्व दी पर्पस, ये पर्पस सर्व कर देगी तुम्हारा। लेकिन लेट्स मूव, विल सी एक बार दोबारा कि अगर मान लो बेटा ये मिरर और ये इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो भैया अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल है आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, तो ये टोटल एंगल होगा 2i। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, 2i। अब हमने क्या किया? मिरर को रोटेट कर दिया है, हमने मिरर को भी रोटेटेड दी मिरर विद एन एंगल थीटा। तुमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा तो जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हो जाएगी विद थीटा डिग्री, क्योंकि नॉर्मल का तो मतलब है सरफेस पे 90 डिग्री, तो अब नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगी, ये नॉर्मल है। नाउ दिस एंगल बिकम्स आई प्लस थीटा, ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आई प्लस थीटा पे जानी चाहिए, नए नॉर्मल से आई प्लस थीटा। तो पहले जहाँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना था? 2i। अब एंगल कितना हो जाएगा? आई प्लस थीटा प्लस आई प्लस थीटा, सो इट विल बिकम हाउ मच? अगर मैं ये एंगल लूँ पूरा, दिस एंगल विल बी 2i प्लस 2 थीटा। तो ये जो रोटेट करी है रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज 2 थीटा, दिस एंगल इज 2 थीटा। तो मैंने बोला कि डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट रे फिक्स है, तुमने मिरर को रोटेट किया है थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी 2 थीटा एंगल से, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम। कि अगर मैंने मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज जाएगी, अगर हम मिरर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। क्लियर ये बात? चलो आगे चलते हैं। इसी के अंदर एक और चीज़ देखते हैं हम पहले कि हाँ, एक ये क्वेश्चन भी पूछते हैं नीट में कि अगर मान लो एक आदमी की हाइट है लेट अस से h, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट ही कैन सी हिज फोटोग्राफ एग्जैक्टली, कि वो अपनी पूरी लेंथ की फोटोग्राफ देख सके। तो दैट हाइट शुड बी h/2। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स
फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो अगर आदमी की हाइट है h, तो मिरर की हाइट चाहिए h/2। अब नीट में क्या बोलता है कि आइज से लेके नीचे तक हाइट है h, नहीं, जो बॉडी की टोटल हाइट है h उसी का h/2। आइज वाइज की हाइट से नहीं देखना है, टोटल हाइट से देखना है। सो दिस कम्स h/2। क्लियर है। आगे चलते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं, अब ये तो है प्लेन मिरर का। नाउ वी कम टू स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा स्फेरिकल मिरर दो तरह के होंगे, वन इज कॉनकेव मिरर एंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये स्फेरिकल मान लो मिरर था, क्लास था, हमने यहाँ से एक छोटा सा पार्ट काट दिया ऐसे करके। तो अगर हमने इसकी बाहर वाली सरफेस इसको पेंट कर दिया है तो ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इसकी अंदर वाली सरफेस को पेंट कर देता हूँ तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब जो हमने लेंस के अंदर किया था, हमने बोला था लेंस के अंदर क्या है कि जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन क्या रहता है, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। कि कन्वेंशन क्या है, कि अगर हम कन्वेंशन लें, ध्यान दो कन्वेंशन, तो कन्वेंशन के अंदर हमें समझनी है ये बात कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आती है वो पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। एंड ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम, जैसे v का डिस्टेंस, u का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, सेंटर ऑफ मिरर से, जिसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जैसे ये मिरर में मान लो ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये सेंटर ऑफ मिरर, ये पार्ट ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे। क्लियर। अब ये पूरा मिरर है, तो इस मिरर का जो रेडियस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पार्ट सी। तो ये जो सेंटर है दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे लेके मिरर तक लेंथ कितनी होती है, r, दैट इज रेडियस ऑफ द लेंस। आगे देखते हैं इसमें। तो हमें यहाँ तक ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक फोकस करो। तो बेटा हम इसके अंदर ये देखेंगे कि नॉर्मली अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, पहले लेट अस से दिस इज व्हाट वी से एज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या है, अगर रेज पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सेस, वही प्रिंसिपल एक्सेस जो हम उसमें डिस्कस करते हैं लेंस के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर ये रेज आके मिलने वाली है दैट इज नोन एज द फोकस ऑफ द लेंस। ये लेंस का फोकस है। अब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो बेटा इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है। डिस्टेंस सारे तुमने कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, मैं यहाँ से डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहा हूँ उल्टी डायरेक्शन में, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट आती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है। अब इसके ऊपर अगर पैरेलल रेज आ रही है, सोचो ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, दे डाइवर्ज। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। तो जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे इन रेस को, तो दे गो एंड मीट एट दिस पॉइंट ऐसे। नाउ दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में फोकल की लेंथ है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इधर को मेजर करनी है। सो दिस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। एंड अब ध्यान दो आगे, अगर हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की, तो मिरर फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज व्हाट यू कॉल एज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से रेज रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, इंसिडेंट रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, ठीक है, तो u विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u इज नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u विल बी पॉजिटिव। क्लियर है। अब ध्यान देना कि ये सब चीज़ें हम लेंस में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर इनकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। उतना ही रिक्वायर्ड, जितना नीट के लिए रिक्वायर्ड है उतने में ही हम इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक इज़ ऑफ रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस। तो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनका ध्यान दो। तो बेटा हमने बोला कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की है वो नेगेटिव है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव है, रियल ऑब्जेक्ट का u नेगेटिव, एंड दिस इज़ दी मिरर फार्मूला। तो अभी तक हमने जो बातें करी हैं, जो हमारे काम की हैं, उनको मैं एक बार सम अप करता हूँ। देखो कि हमने सबसे पहले ये बोला कि अगर हमने प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट किया है और इंसिडेंट रे को क्या रखा है, फिक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा, 2 थीटा से रिप्लेस होगी। पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट हमने बोला कि अगर बॉडी की हाइट h है तो मिनिमम लेंथ जो मिरर की होनी चाहिए सो दैट ही कैन सी हिज कंप्लीट फोटोग्राफ, दैट शुड बी h/2। ट्रिग्नोमेट्री से इसको इम्प्रूव हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने बोला कि फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, दिस इज ऑपोजिट टू द लेंस, तो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। और बेटा इसकी फोकल लेंथ जो होती है दैट इज नेगेटिव। जो कॉन्वेक्स मिरर होगा दैट इज डाइवर्जिंग और उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। क्लियर है। और हमने बोला कि जो मिरर का फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम u को नेगेटिव लेते हैं, u को क्या लेते हैं, नेगेटिव। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो इज कि जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है तो तुम नेगेटिव साइन ले लोगे और कॉन्वेक्स मिरर है तो आप पॉजिटिव साइन ले लोगे। क्लियर। उसके बाद में जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, तो ये यूज़ नहीं आएगा कहीं पर अभी, इसका जो यूज़ होना था वो हमने लेंस वाले पार्ट में देख लिया था। तो प्लेन मिरर में फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिटी। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड नो इन रिलेशन टू दिस पार्ट, मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं मिरर में कहाँ अलग अलग जगह पर इमेजेस बनती हैं। सो अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, हमने पहले बोला कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, सो पैरेलल रेज हैं, रेज पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आके वो कहाँ कन्वर्ज होने वाली है, फोकस पे। सो यू गेट द इमेज एट फोकस। इमेज बहुत छोटी होगी लेकिन रेज आर एक्चुअली मीटिंग, रेज मीट कर रही हैं, हमें उनको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने उनको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, पीछे को खींचा है तब वो मिली है, रेज डायरेक्टली मिल रही हैं। मतलब इमेज क्या होगी, इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। अब तुमने ये ध्यान में रखना है सबने कि जो रियल इमेज होती है उसकी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है। मिरर की जो मैग्नीफिकेशन है उसका फॉर्मूला इज -v/u, ठीक है। एंड रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो रियल इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव। सेम निमोनिक जो हमने वहाँ यूज़ किया था लेंस में,
सेम यहाँ भी अप्लाई होता है, दैट इज रेन। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मैग्निफिकेशन जो होगी दैट विल बी नेगेटिव एंड विल बी मच लेस देन 1। क्लियर? अगर तुमने ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में रखी है, अब ध्यान देना, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखी है, सो नाउ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो नाउ इमेज जो बनेगी दैट विल बी बिटवीन फोकस एंड व्हाट यू कॉल एज कर्वेचर। इमेज विल बी रियल, अब ध्यान देना, but it will be still smaller than the object and inverted. So you get what? Rin. Real inverted magnification is negative. तो m बेटा यहाँ भी नेगेटिव है and will be less than 1 क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। क्लियर है? मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम मिरर के पास आते जाएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे हम इन्फिनिटी से फोकल लेंथ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट बनी, इन्फिनिटी और सी के बीच में आए तो इमेज कहाँ बनी? एफ और सी के बीच में। तो हम पास आए तो इमेज थोड़ी सी पीछे को सरक गई और इमेज का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया। अब अगर हम सी पे आ जाएंगे, ध्यान दो, तो इमेज भी सी पे बनेगी एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज। तो यहाँ पर हम पहले कहाँ पर थे? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। हम इन्फिनिटी और सी के बीच में आए, हम मिरर के थोड़ी सी पास आए तो इमेज थोड़ी सी पीछे चलेगी बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। अब हम कहाँ आ गए? हम आ गए बेटा कर्वेचर पे, तो इमेज भी कर्वेचर पे आ गई, इमेज भी पीछे सरक गई एंड दे बोथ आर ऑफ द सेम साइज। तो हियर इट इज रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड, मतलब अभी भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है? देन हम और आगे आ गए बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज और पीछे चलेगी और बड़ी हो गई, इमेज और पीछे चलेगी तो बड़ी हो गई। सो बिटवीन सी एंड एफ जब आए तो इमेज कहाँ चलेगी? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट बिकेम रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड, मतलब यहाँ भी m नेगेटिव है एंड नाउ इट इज ग्रेटर देन 1। फिर अगर हम फोकस पे चले गए, ऑब्जेक्ट अब हमने उठा के फोकस पे रख दिए, तो भैया अब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, मतलब इट विल बी वेरी लार्ज साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, m अभी भी नेगेटिव है एंड नाउ इट विल बी मच ग्रेटर देन 1। और अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाते हैं, मतलब यहाँ जिसको हम लेंस में पोल भी मतलब मिरर में हम उसको पोल भी बोल देते हैं कि पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो इमेज है दैट विल गो ऑन दी अदर साइड, इमेज दूसरी साइड पे चली जाएगी एंड इमेज विल बी, अब तुम देख रहे हो, अब ये जो इमेज बनाई है ये मैंने डॉटेड लाइन प्रोड्यूस करके ऐसे पीछे को ज्वाइन की ऑन दी अदर साइड। इट मीन्स इमेज जो है वो मिरर के अंदर बनी है, हमने रेस को प्रोड्यूस किया है फिर ज्वाइन किया है आगे जाके। इट मीन्स दिस इज व्हाट यू कॉल एज वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज होती है दैट विल बी इरेक्ट एंड इट इज एनलार्ज्ड। तो m इज पॉजिटिव एंड इट इज ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1। तो ये जो केस है दिस इज द केस ऑफ शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर के केस में जब हम शेव करते हैं तो हम क्या करते हैं, शेविंग मिरर को उसके पास अपना फेस ले जाते हैं ऐसे। जब हम बहुत पास फेस ले जाते हैं तो जो हमारा फेस है दैट कम्स बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस। तो इमेज मिरर के अंदर बनेगी जो हमें दिखाई देगी और वो बड़े साइज़ की बनेगी। क्लियर है? तो दैट विल बी ऑफ बिग साइज, तो हमें आराम से दिख जाएंगे कहाँ पर बाल हैं जिनको हमने शेव करना और वो सब चीज़ें वी कैन ईजिली सी। सो यू शुड रिमेंबर कि जो शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर के अंदर यू आर यूजिंग कॉनकेव मिरर, और इस केस में कॉनकेव मिरर के m इज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ग्रेटर देन 1। सो ध्यान दो, आगे चलते हैं। देन वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या पोल के बीच में रखी है, तो पहले तो ऐसे देख ले, इन्फिनिटी पे रखी है, ठीक है ना। अगर तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पे, तो बेटा रेज पैरेलल आएंगे। रेज पैरेलल आएंगी तो दे आर गोइंग टू मीट एट वेयर? दे आर गोइंग टू मीट एट दी फोकस। वो फोकस पे मीट करेंगे, ऐसे जैसे रेज आई तो ये ऐसे हो जाएंगी और ये कहाँ मिल रही है? फोकस पे, लेकिन प्रोड्यूस करने में मिलेंगी। सो m विल बी वर्चुअल पॉइंट साइज, मतलब m इज पॉजिटिव बट m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1। और अगर हमने ऑब्जेक्ट रखी है एनीवेयर अदर देन इन्फिनिटी, मीन्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल,
तो दूसरी साइड पे छोटे साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी अपराइट, m विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1। ये कहाँ होता है, जब हम कार चला रहे हैं या तुम बाइक चला रहे हो, तो उसका जो रेयर व्यू मिरर है जिससे तुम पीछे देखते हो, तो पीछे वाली ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो वो हमें उस शीशे के अंदर दिखाई देगी और छोटे साइज की दिखाई देगी। तो ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ रेयर व्यू मिरर। कार का हो गया या किसका हो गया, बाइक का हो गया, किसी का भी। तो इसके केस में कॉन्वेक्स मिरर में m विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो अगर हम अभी देखें, जो हमने अभी पार्ट देखा है उसको थोड़ा सा और सम अप करें, तो हमने ये बोला कि अगर कॉनकेव मिरर पे, अब ध्यान देना, अगर कॉनकेव मिरर में तुमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो तुम्हें फोकस पे मिलेगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मिलेगी दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल इन साइज। तो m विल बी नेगेटिव, ध्यान देना, m क्या होगा, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल इन साइज। अगर तुमने ऑब्जेक्ट रखी है बिटवीन c एंड f, कहाँ रखी है, बिटवीन c एंड f, तो जो तुम्हारी इमेज है, सॉरी बिटवीन c एंड इन्फिनिटी, सो हम मिरर के पास आए हैं तो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी पीछे सरक जाएगी। सो इट विल बी बिटवीन c एंड, इमेज जो आएगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज विल बी बिटवीन c एंड f। m अभी भी नेगेटिव होगा एंड लेस देन 1, इन दोनों केस में इट विल बी लेस देन 1। हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं, हम उसको c पे ले आए तो इमेज भी c पे आएगी, सेम साइज की, लेकिन इट विल बी रियल इन्वर्टेड, ठीक है, m विल बी नेगेटिव 1। अब हमने क्या किया, हम c और f के बीच में आ गए और पास आ गए, ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f। नाउ इमेज विल गो बियॉन्ड c, इमेज और पीछे चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं ऑब्जेक्ट लेके, इमेज पीछे सरकती जाती है। सो इट विल बी बिटवीन c एंड f। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट बिटवीन c एंड f है, तो इमेज जो होगी दैट विल बी बियॉन्ड c। तो अभी भी जो इमेज है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड उसकी मैग्निफिकेशन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन -1। तो मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन -1। अब अगर हम और आगे आ गए कि नहीं, अभी हम फोकस पे आ गए, सोचो, ठीक है, फोकस पे आ गए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगी, तो m विल बी अगेन ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन -1, रियल इन्वर्टेड एंड इमेज विल बी वेरी बिग इन साइज। हम और पास आ गए, हम आगे बिटवीन f एंड पोल, हम f और पोल के बीच में आ गए, तो भैया इमेज मिरर के दूसरी साइड चली जाएगी। सो इमेज विल बी ऑन द अदर साइड। जो इमेज है दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। मतलब बेटा m पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 1। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज विल बी एट फोकस, और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट, पॉइंट साइज, वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। और अगर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज विल बी ऑन द अदर साइड, स्मॉलर इन साइज, तो m विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1। यहाँ भी m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। क्लियर है। तो ये केस हमने बोला था ऑटोमोबाइल वाला है, कार वाला, और ये जो केस है ये हमने बोला था कौन सा है, शेविंग वाला, शेविंग मिरर। क्लियर है। अब हमने जो बात ध्यान रखें, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ अभी यहाँ पर, हमें एक ग्राफ ध्यान में रखना है कि अगर तो m नेगेटिव है इट विल बी कॉनकेव मिरर, अगर m पॉजिटिव है but it is greater than 1, so this is what we call as concave mirror। और अगर m पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट, एक बार नीट में यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है।
क्लियर है? तो होपफुली दिस इज़ क्लियर टू यू। ये जो पार्ट हमने अभी किया है ये मिरर का पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ वी कम टू रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बेटा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के लिए तुम्हें पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडामेंटल आना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि भैया स्नेल्स लॉ हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम है, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। या अगर हम बोलें कि डेंसर से रेयर में जा रही है, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे है। हमने लेंस वाले पार्ट में स्नेल्स लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। सो ध्यान दो इसमें। तो सबसे पहले वी आर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से डिवाइड करते हैं हमें म्यू की वैल्यू मिलती है। ये रे जो है ये क्यों अपनी डायरेक्शन क्यों बदलता है? क्योंकि वेलोसिटी जो है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में अलग अलग होगी, इसलिए डिस्टेंस जो कवर कर रही है रे वो बदल जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद में ऐसे करके ये रे मूव करती है। क्लियर? अब आके देखते हैं इसके अंदर। तो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो पहले हमें ये देखना है कि जैसे जैसे हम, अगर मान लो जो रे है वो डेंसर मीडियम में है, किसमें है? डेंसर मीडियम में। So ray is in denser medium। तो रे ऐसे आई, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, तो रे क्या होती है? रे इधर को निकल जाती है ऐसे, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्रैक्शन एंगल है, क्लियर? और मान लो इसका मीडियम μ1 है और इसका ये मीडियम है μ2, तो हम इसमें स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी में जो एंगल है उसका साइन आई दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरे मीडियम का है, और उसके जो अंदर एंगल है, जैसे इसके अंदर एंगल क्या बनाया है? रे साइन आर, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है, तो दे शुड बी इक्वल। दिस इज व्हाट इज स्नेल्स लॉ। अब अगर हम आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे कि हम रे को खींच के और थोड़ा बाहर ले जाएं, कि मान लो हम रे को खींच के कुछ ऐसे ले जाते हैं इस साइड, क्लियर है? तो भैया ये रे जो है ये और दूर जाती जाएगी। एक टाइम ऐसे आता है कि रे इंसिडेंट एंगल इतना हो गया कि रे जो है वो इस सरफेस को टच करके जाएगी ऐसे। दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इस टाइम पे क्या होता है कि जो आर एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है। तो यहां पर अगर हम मान लें कि ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1, और ये मान लो μ1 इज म्यू मीडियम, तो म्यू ऑफ साइन आई सी दैट इज क्रिटिकल एंगल, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 भी कितना होगा बेटा? 1। तो म्यू क्या आता है? म्यू इज इक्वल टू 1 साइन बाय आई सी। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर अस। म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, क्लियर है? अब दूसरी चीज़ ध्यान दो कि भैया जो म्यू है दैट इज, एक मिनट, सो म्यू जो है हमने बोला म्यू इज इक्वल टू सी एयर बाय सी मीडियम। अब जब कोई रे, अब ध्यान देना, जब कोई रे एयर से किसी मीडियम में जाती है, एयर से किसी मीडियम में जाती है, तो मान लो एयर के अंदर लाइट रे की स्पीड होगी c, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेट अस से f,
और इसकी जो लेट अस से इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा, दैट बिकम्स व्हाट, लैम्डा। क्लियर है? तो जब ये मीडियम के अंदर जाती है तो मीडियम के अंदर जो स्पीड है मीडियम की, यहाँ से तुम निकाल सकते हो स्पीड इन मीडियम विल बी सी एयर बाय म्यू। तो मीडियम के अंदर जो स्पीड है दैट विल बिकम सी बाय म्यू, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल स्टे सेम। फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सोर्स का मतलब है जैसे मान लो कोई म्यूज़िक बजा रहा है तो भाई कितनी बार तुम्हें आवाज़ आएगी वो डिपेंड करेगा उसने कितनी बार उसको गिटार को स्ट्रिंग को बार बार बजाया है। ठीक है, जैसे मान लो वो 1 सेकंड में 3 बार बजाता है ठक ठक ठक, तो तुम्हें 3 बार आवाज़ सुनाई देगी। 4 बार ठक 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 बैंड वाला जाता है तुम्हें 4 बार सुनाई देगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब मीडियम के अंदर लाइट जाती है तो बेटा उसकी एक तो स्पीड बदलेगी सी बाय म्यू, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और जो हमें पता ही है कि जो सी है दिस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इंटू एफ। तो सी बाय एफ विल बी इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब मीडियम की अगर सी बदल रही है तो लैम्डा भी बदल जाएगा। तो लैम्डा इज ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। तो अगर कोई रे है, ठीक है, वो किसी मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, मीडियम के अंदर एंटर करी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सी बाय म्यू। उसकी फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो वेवलेंथ है दैट विल बिकम इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, वो लैम्डा बाय म्यू के बराबर हो जाएगी वेवलेंथ। क्लियर है? तो अब ध्यान दो, तो अब ये बात समझ में आई कि जो म्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन आई सी, एंड जो लैम्डा है, लैम्डा मीडियम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि साइन आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। साइन आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन आई सी। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। क्लियर? इज इट फाइन? तो मतलब जो भी तुमने लैम्डा इस्तेमाल किया है वो, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे लिए। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, एंड यहाँ पर इक्वल टू लगा दो, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि साइन आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दो रिलेशनशिप हमारे लिए काम के हैं। क्लियर? आगे चलते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई लेट अस से फ्लोर है, मतलब तुमने किसी लिक्विड के अंदर पानी ले लिया, ठीक है, ये मान लो ग्लास है और ये ग्लास का बॉटम है। मान लो इसके बॉटम के ऊपर देयर इज ए रेड कलर स्पॉट, ये स्पॉट तुमने इसको पानी से भरा हुआ और एनी अदर लिक्विड, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एंड दिस लेंथ इज डी। तो भैया जो इसको देख रहा होगा, ध्यान दो, कोई आदमी इसको देख रहा है तो ये डेंसर से रेयर की तरफ अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ऐसे, तो उसको ये कहीं इस जगह पर दिखाई देगी, ये रेड स्पॉट उसको इस जगह पर दिखाई देगा ऊपर। तो इसको ये कितना ऊपर दिखाई देता है, तो ये जो लेंथ होती है दिस इज नोन एज डी, ये बन जाती है डी बाई म्यू। तो ये जो डी बाई म्यू है दिस इज व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, और ये क्या है, रियल डेप्थ। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। सो ध्यान दो, तो बेटा अगर हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात करें तो हम ये भी बोलते हैं कि जो म्यू है दैट विल बी रियल डेप्थ
डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। अभी हमने बोला रियल डेप्थ तो डी है, एपरेंट डेप्थ क्या है, डी बाई म्यू। डिवाइड करेंगे तो आंसर वापस क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर पानी के नीचे या किसी भी लिक्विड के नीचे या ग्लास के नीचे कोई पॉइंट पड़ा है, तो जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो उसकी डेप्थ कितनी होगी, डी बाई म्यू। दैट इज नोन एज एपरेंट डेप्थ। जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, मान लो जैसे ग्लास स्लैब और नीचे कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ए, उसके ऊपर तुमने ग्लास स्लैब रखी, तो भैया अगर इसकी लेंथ डी है और इस ग्लास स्लैब का ये है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ए तुम्हें रेस्ड दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इट विल बी समवेयर हियर। और उसकी डेप्थ कितनी होगी, डी बाई म्यू, डी बाई म्यू। तो एपरेंट डेप्थ कितनी होती है, डी बाई म्यू। तो कितना राइज किया अगर पूछ ले तो दैट विल बी डी माइनस डी बाई म्यू। तो हमें ये पता है कि अगर कोई पार्टिकल है वो नीचे पड़ा है डी डेप्थ पे, अगर उसको हम लिक्विड से या ग्लास में से देख रहे हैं तो उसकी एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी बाई म्यू। और वो कितना रेज हो जाएगा, इट विल बी रेज्ड बाय डी माइनस डी बाई म्यू। ये डिस्टेंस डी कितना ऊपर आ गया, दैट इज डी माइनस डी बाई म्यू। ऊपर से उसकी डेप्थ कितनी होगी जो हमें दिखाई दे रही, डी बाई म्यू। एक्चुअल डेप्थ कितनी, डी। सो डी इज व्हाट, रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कितनी है, डी बाई म्यू। कितना ऊपर आ गया, शिफ्ट कितनी लग गई है, दैट इज डी माइनस डी बाई म्यू। ठीक है, सो यू शुड नो दिस पार्ट, क्लियर। क्योंकि इसके बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। मिरर में से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। आगे चलें, चलो वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने अभी बात करी थी कि अगर ये मान लो डेंसर मीडियम है, अब तुमने क्या किया, ये पानी है सोचो, तुमने क्या किया कि इसके नीचे एक बल्ब जला दिया है, तो भैया इसमें से लाइट जो है वो सरफेस के ऊपर गिरेगी और बाहर निकलेगी। जैसे मान लो यहाँ से लाइट ऐसे गई, ऐसे जाएगी, यहाँ से लाइट यहाँ गई तो ऐसे बाहर आ जाएगी। अब मान लो यहाँ से लाइट ऐसे जाती है और ये क्रिटिकल एंगल पे गिर जाती है, क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल पे गिर जाती है तो ये लाइट रे ऐसी चली जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ से ये लाइट रे मान लो इस सरफेस में अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे गिर जाती है, तो अब ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यू विल गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि भैया हम पहले क्या कर रहे हैं कि रे जो है, अब ध्यान देना, जो रे है वो जब सरफेस पे स्ट्राइक करती है, डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे मूव करती जा रही है, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाता हूँ आर एंगल बढ़ता जाता है। क्रिटिकल एंगल पे आर की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ नीचे बल्ब जला दिया है, देखो तो बल्ब जो है वो यहाँ भी जो उसकी लाइट इंसिडेंट रे पे गिरेगी, मतलब क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी, दैट विल गो शो ग्रेजिंग एमिनेंस। ग्रेजिंग एमिनेंस मतलब वो सरफेस पे रगड़ के बाहर जाएगी। इसके बाद जब लाइट गिरेगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब हमें जो लाइट बाहर आती हुई दिखाई देगी वो इस सर्कल में ऐसे दिखाई देगी। ठीक है ना, सर्कल में ऐसे क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भैया सर्कल में दिखाई देगी ऐसे, ये वाले पार्ट में। रीज़न बीइंग कि भैया लाइट तो 3 डायमेंशनली चल रही है, जो बल्ब से लाइट निकल रही है वो आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है, साइडों की तरफ भी जा रही है, तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा। तो एक सर्कल दिखाई देगा जिसमें से लाइट बाहर आ रही है, दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ध्यान दो बेटा, अगर ये हाइट जो है, जितनी डेप्थ पे हमने बल्ब रखा है, मान लो ये h है, ये कितना है h, तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है इसका जो रेडियस आता है
दैट इज h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. r इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है? तो तुम्हें ये रेडियस आना चाहिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. मैंने बोला म्यू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, दे आर इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल एंगल हमने लेंस वाले पार्ट में भी कवर कर लिया था. सो ये मिरर के अंदर जो हमें नॉर्मल रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के पार्ट में चाहिए, ये वो पार्ट है. आगे चलते. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. हाँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया. नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. हमें पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बेटा वो नेगेटिव होती है. सो -15. ऑब्जेक्ट का यू है, ऑब्जेक्ट प्लेस की है, रियल ऑब्जेक्ट है, -40 है. ठीक है. इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम टुवर्ड्स द मिरर. अब हमने उसका यू बदल के कितना कर दिया, -20 कर दिया. देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज. ठीक है. सो ध्यान दो. तो अगर हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. So this is -1/15 is equal to 1/v minus 1/40. तो बेटा 1/v क्या आ जाएगा, -1/15 प्लस 1/40. सो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 14 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120 -8 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 1/v. तो जो v आ जाएगी, v विल बी इक्वल टू व्हाट यू कॉल एज 15 और 18 का एलसीएम आ गया हमारा, ये 15 और 18, ये आ गया 24. तो v आ गया हमारा -24. ठीक है. v इज इक्वल टू व्हाट, -24. अब हमने क्या किया, u -20 कर दिया. अब v कितना आएगा, अगेन 1/f विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो दिस इज -1/15 1/v minus 1/20. Now this will be -1/15 plus 1/20 is equal to 1/v. तो 12 और 15 का आ गया 60. एलसीएम ये आ गया -4 प्लस 3 1/v. Now v will be what? v will be equal to -60. तो भैया पहले -24 था, अब -8 है. तो दोनों के बीच में कितना अंतर आया, displacement of the image will be 36. Displacement of the image will be 36 and it will be away from the mirror. तो भैया हमने लिया कॉनकेव मिरर. तो ये कॉनकेव मिरर है, तो पहले इमेज कहीं इधर यहाँ कहीं बनी होगी ऐसे इस पॉइंट पे -24 पे, फिर कहाँ बनी -60 पे. इंसिडेंट रे इधर जा रही है. क्लियर है? सो ये डिस्टेंस कितना होगा 36 एंड इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. So this was asked in NEET 2018. Next चलते हैं. A beam of light from a source L is incident normally on a plane. Mirror fixed at a certain distance x from the source. तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये x है, यहाँ पर मिरर है ऐसे. Beam is reflected back at the spot on a scale just above the source L. तो ये L सोर्स है. तो भैया इमेज भी इसकी यहीं पर बन रही है, रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है. When the mirror is rotated through a small angle theta, spot of the light is found to move through a distance of y on the scale. Angle theta is, तुमने मिरर को थीटा रोटेट कर दिया. तो भैया रिफ्लेक्टेड रे जो पहले ऐसे जाके वापस आ रही थी वो कितना रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा. और अब तुम्हें यहाँ पर वो उसकी इमेज दिखाई देगी. ये डिस्टेंस उसने बोला है कितना, लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ y ऑन दी स्केल. तो स्केल के ऊपर कितना डिस्टेंस मूव कर गया, y. क्लियर है? सो बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय स्पॉट ऑन ए स्केल जस्ट अबव द सोर्स L. तो पहले स्केल के ऊपर यहाँ स्केल रखा हुआ है ऐसे, तो ये y और x है. नाउ दिस एंगल इज 2 थीटा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करती है बेटा, 2 थीटा से. तो कैन वी से दैट नाउ tan 2 थीटा इज इक्वल टू y/x. नाउ उसने बोला थीटा इज स्मॉल एंगल. अगर थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो जो साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा. अब दिस इज इक्वल टू थीटा. ये नीट के बच्चों को आना चाहिए. इसको हम YDSE में भी यूज़ करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में. ठीक है.
तो अगर थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि जैसे तुम पता है ये साइन जीरो की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, टैन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, तो तुम समझ रहे हो जीरो 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 तीनों बराबर है, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो अगर मैं साइन का एंगल बहुत छोटा ले लूँगा, टैन का एंगल बहुत छोटा ले लूँगा, तो थीटा के बराबर ही आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो इसको मैं लिखता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू y by x. Now what he has asked us to find the value of theta. Theta will be equal to y by 2x. So this is your answer. Next चलते, वही आ गया। अब मैग्निफिकेशन इज -2। हमने अभी ग्राफ किया था कॉनकेव मिरर, अगर तुम्हें याद हो मैं दोबारा बना देता हूँ। अगर m नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर है, अगर m पॉजिटिव है एंड इज ग्रेटर देन 1 तो कॉनकेव मिरर, अगर m पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। चलो अब देखते हैं। m इज इक्वल टू -2, भैया -2 है तो सिंपल है, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, माइनस का मतलब है कॉनकेव मिरर, और माइनस हमने बोला था निमोनिक या ऋण। अगर n नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, अगर जो m है वो नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल इमेज। तो दिस इज व्हाट, रियल इमेज। तो ये आ गया a का QR, a का क्या आ गया, QR, यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और कोई बाकी चॉइस में सब कुछ अलग अलग है, यहीं पर आंसर आ गया। ये 2016 का क्वेश्चन है, अब आगे देख लेते हैं। b इज m इज इक्वल टू -12, माइनस है मतलब रियल है, और माइनस है तो मतलब कॉनकेव होगा, तो अगेन इट इज QR, तो b इज ऑल्सो QR। c इज +2, +2 मतलब प्लस है, तो भैया लेकिन एक से ज़्यादा है तो दिस इज व्हाट, कॉनकेव मिरर, लेकिन वर्चुअल इमेज, प्लस है तो इट इज़ Q एंड S। और अगर m +12 है तो इट मीन्स इट इज़ कॉनकेव मिरर, क्योंकि m इज व्हाट, लेस देन 1, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, m इज लेस देन 1, कॉन्वेक्स मिरर, एंड इमेज विल बी वर्चुअल। सो यू गेट व्हाट, P एंड S। क्लियर है? सो इसको, इस लाइन को रब कर देते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। सो दिस इज नाउ, दिस इज योर आंसर। तो बोला तुम्हें ये बेसिकली ये ग्राफ आना चाहिए, द मोमेंट यू गेट दिस ग्राफ यू गेट द राइट आंसर। पहले से ही पता लग जाता है, क्योंकि ये सारी चॉइस मैच नहीं कर रही। नेक्स्ट चलते। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror length of the images। तो रॉड है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ध्यान दो, कॉनकेव मिरर है, रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज along the principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter। तो पोल के पास वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऐसे फोकल लेंथ 10 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हमने बोला था फोकल लेंथ जो होती है दैट इज r/2। तो ये बेसिकली सी पे पड़ा है ये एंड, तो बेटा इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे। जो पॉइंट सी पे होता है उसकी इमेज सी पे ही बनती है, और ये जो पार्ट है ये ए का इमेज तो यही बन गया A'। बी जो है, आप ध्यान दो, बी सी और इन्फिनिटी के बीच में है, बी कहाँ है, सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, ठीक है। सो ये 20 है, ये 10 है, तो इसकी इमेज कहीं बीच में बननी है यहाँ। तो पहली बात है कि जो आंसर है वो 10 से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने 10 से 2 आंसर दे दिया हमें, 2.5 एंड 5 सेंटीमीटर, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा ये अगर 20 है, सोचो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बी की इमेज देखूँ कहाँ बन रही है, बी की इमेज, बी डैश कहाँ बन रही है, तो बी के लिए u कितना है, u इज़ व्हाट, -30, v इज़ व्हाट वी आर टू कैलकुलेट, f कितना है इसका, -10। तो हमें पता है मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो दिस इज -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। इसको इधर ले आते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू -1/10
प्लस 1/30 दिस इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम 30 आ गया, ये आ गया -3 + 1। सो यहाँ से v आ जाएगा तुम्हारा -15। मतलब जो b है, b का जो इमेज है ये b का था u -30। सो b डैश कितने पे आएगा, b डैश विल बी एट 15। तो ये b 15 पे है, a 10 पे है, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी फिर 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। और ऐसा एक सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर भी है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दे माइट रिपीट सच क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसने बोला कि जो पार्ट विच इज़ क्लोजर टू द मिरर, जो मिरर के पास है वो 20 सेंटीमीटर पे है, तो जो दूसरा पार्ट है वो दूर होगा, तो इमेज छोटी होनी चाहिए इसका मतलब, क्योंकि इसकी इमेज इन दोनों के बीच में बनने वाली है, तो इमेज छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने ये डिस्कस किया है उसके अंदर कि पहले अगर दूर है तो इमेज छोटी होती है, सी पे आगे इमेज क्या हो जाती है सेम साइज़ की। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दूँ तो इमेज का साइज़ बढ़ने लग जाता है। अगर मान लो उल्टा होता कि वो बोलता कि एंड जो इट्स एंड अवे फ्रॉम दी पोल इज 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर होता है और ये फिर 10 सेंटीमीटर होता है, फिर इमेज इसकी छोटी हो जाती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। टॉल मैन ऑफ 6 फीट वांट टू सी हिज फुल इमेज। हमने अभी बोला था आधा होना चाहिए 3 फीट। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर? 3 फीट। नेक्स्ट चलते हैं। लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 at an angle of 60 degree. The angle between refracted and reflected ray would be, the angle between reflected ray and at an a light ray, ये है मान लो ग्लास सरफेस, तो ये वैसे वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बनता है। इट इज़ फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ लाइट रे फॉल्स ऑन ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर म्यू कितना दिया है √3। तो बेटा यहाँ पर ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो जो पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा वो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा और जो पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा वो कहीं बाहर चला जाएगा ऐसे। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो हम इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 1 इंटू साइन ऑफ आर शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आई। सो 1 इंटू साइन ऑफ आर, तो ये साइन ऑफ आर ही आ गया। दिस विल बी इक्वल टू म्यू, म्यू कितना √3 इंटू साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 कितना होता है 2। तो बेटा साइन ऑफ आर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ आर इज √3/2। तो आर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 180 - 60 + 30। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इधर वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, -60 + 30 तो बेटा ये 90 डिग्री आएगा। सो यू गेट व्हाट 90 डिग्री। क्लियर है? इसको हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट वी कॉल एज वेव ऑप्टिक्स। तो उसमें तुम ब्रूस्टर एंगल लेते हो tan IP इज इक्वल टू म्यू और वहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हो। तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो कि tan IP इज इक्वल टू म्यू। तो tan ऑफ 30 डिग्री, जो इंसिडेंट एंगल का tan 30 है, दिस इज इक्वल टू म्यू, दैट इज √3। क्लियर है? तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, tan IP वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लेकिन ब्रूस्टर एंगल का भी हमें सॉल्व करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट वी कॉल एज रे ऑप्टिक्स पार्ट के। रे ऑप्टिक्स में इसको कैसे निकालना है, जब वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे तो विल डिस्कस ब्रूस्टर एंगल, तो वहाँ पर हम ब्रूस्टर एंगल को डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो देन एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे कितना आता है 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 5 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट। तो ये ग्लास स्लैब है, सोचो इधर एक बबल है, जब मैं इसको इधर से देखता हूँ तो मुझे ये 5 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है,
और जब मैं इसको इधर से देखता हूँ तो मुझे 3 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। दूसरा व्हाट इज द थिकनेस, ये टोटल लेंथ कितनी है, वी आर टू फाइंड दिस डी। क्लियर? अब तुम देख रहे हो इधर से मुझे 5 दिख रहा है, इधर से मुझे 3 दिख रहा है, तो मतलब मेरे लिए जो डी बाई म्यू है वो 8 है, क्योंकि जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो 5, इधर से देख रहा हूँ 3, तो पूरा डी मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 8। सो डी बाई म्यू इज 8, ठीक है ना। सो डी बाई म्यू बाई 8, तो ये आ जाएगा क्या, डी बाई 1.5 इज इक्वल टू 8, तो डी कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यू गेट व्हाट, 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना कि अगर मैं इसको ले लूँ x, सोचो x, तो मुझे कितना दिखाई देगा, x बाय म्यू, x बाय म्यू कितना है 5, और अगर ये क्या हो जाएगा फिर d माइनस एक्स, सो d माइनस एक्स बाई म्यू कितना हो जाएगा 3, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो d माइनस एक्स बाई म्यू प्लस एक्स बाई म्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 8, प्लस करूंगा तो यहाँ से ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, मैं दोनों साइड से देख रहा हूँ, पूरी लेंथ मुझे कितनी दिखाई दे रही है, 8, मतलब डी बाई म्यू कितना है बेटा, 8, तो यहाँ से वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड देन अ स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर रिफ्लेक्टिव 1.5 इज प्लेस्ड ओवर द मार्क। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। तो बेटा ये स्लैब है, ग्लास स्लैब, इसके नीचे कोई पॉइंट पड़ा है, पहले हमने इसको माइक्रोस्कोप से फोकस किया था, अब इसकी थिकनेस है 3 और म्यू कितना है 1.5, तो ये मुझे कहाँ दिखाई देगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो इसकी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, डी बाई म्यू, दैट इज 3 बाई 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब अब मुझे जो माइक्रोस्कोप है उसको 1 सेंटीमीटर ऊपर मूव करना पड़ेगा फोकस करने के लिए, क्योंकि अब ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। पहले इसको फोकस किया हुआ था माइक्रोस्कोप से, ये दिख रहा था, लेकिन ग्लास स्लैब रखी तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। 1 सेंटीमीटर ऊपर चल गया तो हमें माइक्रोस्कोप को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर करना पड़ेगा ताकि वो फोकस में वापस आ जाए। सो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट इन एयर फॉर ए सिचुएशन शोन इन द फिगर। तो देखो जो ग्रीन रे है, ग्रीन रे जो है वो क्या शो कर रही है, ग्रीन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीन के लिए म्यू ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, इसके लिए क्रिटिकल एंगल है, ये इसके लिए क्या है, क्रिटिकल एंगल। अभी हमने बोला था ध्यान देना, मतलब ये अगर मैं इसको आई जी बोल देता हूँ, दिस इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन, ये क्रिटिकल एंगल किसका है, ग्रीन का, इसीलिए ग्रीन निकल के सरफेस के साथ साथ जा रही है, ठीक है ना। इट इज शोइंग ग्रेजिंग एमिनेंस, क्या शो कर रही है, ग्रेजिंग एमिनेंस। अभी हमने बात करी थी कि जो म्यू होता है, जो सॉरी आई जी है जो, और वही से क्रिटिकल एंगल जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो देखो अब जो लैम्डा ऑफ विबग्योर जो है, इसमें जब इधर को जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, तो मतलब जो अगर रेड लाइट होगी, सोचो तो रेड लाइट का जो क्रिटिकल एंगल है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब रेड लाइट तो बाहर निकल जाएगी ऐसे, तो ग्रीन तो नीचे रहेगी, मतलब साथ साथ चलेगी, वाई ओ आर ऐसे, और ये ऐसे होगा विबग्योर, क्योंकि जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल ऑफ रेड will be greater than incidence angle of what we call as orange, will be greater than incidence angle of yellow, will be greater than incidence angle of green। क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन का क्रिटिकल एंगल तो ये है ऐसे, इसका मतलब बाकी सारी बाहर निकल गई होंगी, ये वाली तीनों, और बाकी की 3 अंदर चली गई होंगी। सो सेट ऑफ कलर विच विल कम आउट, तो कम कौन आया, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दे विल कम आउट, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू विल रिमेन इनसाइड, वो अंदर रह जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड 10x, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है वो। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल,
तो एयर के अंदर स्पीड क्या होगी, c विल बी इक्वल टू x बाय t1. Light travels distance x in time t1 in air and it travels distance 10x in time t2 in another denser medium. तो मीडियम के अंदर स्पीड क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 10x बाय t2. क्लियर है? सो वी आर टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल. तो पहले म्यू निकाल लेते हैं. म्यू विल बी इक्वल टू c in air divided by c in medium. है ना? So this will be x by t1 into t2 by 10x. So this is t2 by 10 t1. So हमें पता है म्यू इज इक्वल टू 1 by sin ic and this is equal to t2 by 10 t1. So we can simply write from here sin ic is equal to 10 t1 divided by t2. तो बेटा ic क्या आएगा, sin minus 1 10 t1 divided by t2. तो दिस विल बी योर आंसर. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यार नीट में, मैंने तुम्हें बताया, लेकिन टॉपिक इज रिलेटिवली कि म्यू वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है. म्यू, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दे आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मिरर. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैव कम. डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड which has refractive index of 5/3. Source of light is produced placed 4 meter below the surface. What is the minimum radius of disk needed so that the light is not coming out? तो मतलब हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को डिस्क से कवर करना है. हमें बताना है इस डिस्क का रेडियस क्या है कि लाइट ऐसे बाहर आ रही है. ये तो हमने अभी बात की थी, आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज में तुम इसको बस थोड़ा याद कर लो, दैट इज बेटर. तो h कितना बेटा 4 अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी 5/3 स्क्वायर माइनस 1. सो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25/9 माइनस 1, दैट विल बी 16/9. सो 4/3 आ जाएगा ना वापस. इट विल बी 4 16/9, that is 4 divided by 4/3. so you get the answer 3. तो अगर रेडियस पूछा तो 3, डायामीटर पूछ ले तो 6. ठीक है ना. तो कुछ बुक्स के अंदर उसने ये PYQ रेडियस के साथ दिया है, कुछ बुक्स में उसने ये PYQ डायामीटर के साथ दिया है. तो रेडियस इज 3 एंड डायामीटर निकालो तो 6 आ जाएगा. सो बेटा दिस फिनिशेज दिस पार्ट. सो मैंने बोला इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एपरेंट डेप्थ इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, TIR इज इम्पॉर्टेंट, मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये पार्ट है मिरर का विच इज़ इम्पॉर्टेंट. जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर एंड अटेम्प्ट PYQs अगेन फॉर लेंस, प्रिज्म, मिरर. इनके आप PYQ अटेम्प्ट करिए. वी आर लेफ्ट विद ओनली अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. उसके हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि एज सच नीट में वो सिलेबस में मेंशन नहीं है अभी, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था. सो विल हैव ए वेरी स्मॉल लेक्चर ऑन देम इन विच वी विल कवर द बेसिक ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. थैंक यू, कीप रीडिंग. थैंक्स अ लॉट.